नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ है डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, 19 सीटें कांग्रेस की आई हैं। इन तमाम मुद्दों पर कि आखिरकार कहाँ चूक हो गई, कहाँ कोशिशें रह गई, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रीतम सिंह जी से बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी, इस चुनाव को आप किस तरीके से एसेस कर रहे हैं? और अगर कहा जाए तो शायद इस हार की आप लोगों को उम्मीद नहीं थी। कि सब सही बात है। जो पराजय हमारी हुई है, हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से हारेंगे। लेकिन लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि जनता जो जनादेश देती है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करने का काम करते हैं। हम क्यों हारे, इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रभारी जी, तमाम लोग बैठ कर के इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिर उत्तराखंड राज्य में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, वहाँ हम क्यों पराजित हुए, और जो चीज़ें उभर कर आएगी उस पर चिंतन मनन करते हुए हम आगे का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी बात लोगों में इस बात को लेकर शायद कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उत्साह था कि भाई कांग्रेस का सीएम बनेगा, कांग्रेस के तमाम लोग बनेंगे उसमें, और एक तरीके से लोगों में लग रहा था कि सरकार आ रही है। लेकिन एकाएक ऐसा सेटबैक और आपके बड़े नेताओं का हार जाना, हरीश रावत हार गए, गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हार गए, क्या ऐसी उम्मीद थी आपको किसी तरीके से? मैंने कहा ना, जो पराजय हुई ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता का जनादेश है, वो स्वीकार हम करते हैं, शिरोधार्य उसको करते हैं। ये सही बात है कि जब हम चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान आम जन के बीच में जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा था, तो उसके आधार पर हम कह सकते थे कि नहीं, इस बार उत्तराखंड के लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के रूप में जो है वो कांग्रेस को जो है राज्य में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब ईवीएम खुली, तो ईवीएम खुलने के बाद उसमें एकदम से जो है उसके उलट जो है परिणाम आया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंतन मनन करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है। और आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो हारे हैं। ये दीगर बात है कि हमारे जो वरिष्ठ साथी थे वो चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस फिर एक बार उठ कर के फिर संघर्ष की राह पर चलने का काम करेगी। उत्तराखंड के लोगों ने हमको विपक्ष की भूमिका प्रदेश के अंदर दी है, तो सजग विपक्ष की भूमिका हम अदा करने का काम करेंगे। सरकार ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, जिस भरोसे पर उत्तराखंड के लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, यदि सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतरती है तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम करेगी। एक और बात कि क्या आपको लगता है कि जैसे हरीश रावत ने अपनी सीट बदली, वहाँ से रामनगर से वो लाल कुआं गए, एक हार उनका भी कारण था, वहाँ से रंजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया, उनकी भी हार का कारण वो था। क्या आपको नहीं लगता कि एक परंपरागत सीटें ही आपके जो बड़े नेता हैं वो खोजने में कामयाब नहीं हुए? हरीश रावत की सीट उसी दिन से लगने लगा था जब उन्होंने वहाँ से किया, एक नैरेटिव चला गया, देखिए एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ चूक हमसे हुई है और भविष्य के लिए हमको उससे सबक लेने की आवश्यकता है। हमको देखना होगा कि 5 साल तक जो व्यक्ति विधानसभा में रह कर के उस विधानसभा में लोगों के साथ खड़े होकर के संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं, और एक हम उसके कदम पीछे खींचने का काम करते हैं, तो ये कदापि उचित नहीं है। अब फसल कोई बोए और काटने कोई दूसरा आए, तो मैं समझता हूँ ये उचित परंपरा नहीं है। इस परंपरा को निश्चित रूप से समाप्त करना चाहिए। जो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है पूरे 5 साल तक वहाँ काम करे, पूरे 5 वर्ष तक वहाँ रहे। अब कोई काम करा तो उसे देखिए, उसे नाराज़गी होती है, और जब नाराज़गी होती है उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। यही बात जब उन रंजीत रावत का टिकट कटा था तो ये बात उन्होंने भी कही थी। यही देखिए, रंजीत रावत जी ने पूरे 5 साल तक, क्योंकि 2017 का चुनाव वो वहाँ पर लड़े थे सल्ट को छोड़ करके, और जब वो चुनाव वहाँ लड़े तो उसके बाद वो पूरे 5 साल तक रामनगर में सक्रिय रहे,
और सक्रिय रहने के बाद स्थिति उनकी ये थी कि वो जीत सकते थे वहाँ चुनाव। एकाएक जो है उनका टिकट काट दिया गया। वहाँ पर हरीश राव जी आए। हरीश राव जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो लाल कुआं चले गए। तो ये जो घपलत रही उससे भी निश्चित रूप से प्रभाव हुआ है। लेकिन हरीश राव जी के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि वो चुनाव हारे हैं। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव में हार जीत जो है लगी रहती है। और मैं समझता हूँ कि हारने के बाद ये नहीं कि हरीश राव जी जो है हमारे इतने बड़े नेता हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हरीश राव जी बड़े नेता हैं। हम सब लोग मिलकर के फिर से जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लाल कुआं में भी तो ऐसा ही हुआ। एक महिला कार्यकर्ता को आप लोगों ने टिकट दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली बात हुई, लेकिन फिर उसी को किनारे कर दिया गया तो वो लड़ गई। नहीं, देखिए, यही चूक तो हुई ना। जो चूक हुई उस चूक को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब जब चूक हुई उसका परिणाम हमारे सामने है। अगर ये चूक ना हुई होती तो शायद परिणाम कुछ और होते। आप लोग लगातार ये बात करते रहे कि मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है, लेकिन इस बार देखने में आया कि महिलाओं ने एक तरफा लगभग 37 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा, और जो आंकड़े निकल के आए उसमें से 32 से 33 सीटों में बीजेपी जीती है। तो क्या आपको लगा कि आप लोग ने मोदी लहर एसेस नहीं कर पाए, या फिर आप मानते हैं कि मोदी लहर थी ही नहीं? नहीं, देखिए, मैं लहर की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो आपने कहा कि भाई कई सीटें ऐसी हैं जो महिलाओं की वजह से जीते, लेकिन अगर आप मतों का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ जो चूक रही वो उस पर हम फिर से जो है विचार मंथन करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई देखिए, हमारी मातृशक्ति ने भी जो जनादेश दिया हम उसको भी स्वीकार करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग कांग्रेस से ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस भविष्य में बेहतर करे। हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने गैस सिलेंडर 500 रुपये करने की बात कही, आप लोगों ने कई वादे किए थे। क्या आपको लगता है आप जनता से वो अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, कि या फिर जनता को आप लोगों पे यकीन नहीं हुआ कि ये कर पाएंगे? नहीं, देखिए, हमने कहा था, हमारा एक स्लोगन था 4 धाम 4 काम, और हमारी प्राथमिकता थी कि जो ये 4 काम हम कह रहे हैं इसको हम प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। और जो घोषणा हमने की थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने वोट हासिल करने के लिए की थी या हमको जो है इससे परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं थी। पूरा हमारे विशेषज्ञ बैठे थे, बड़े लंबा मंथन हुआ, चिंतन हुआ, तब हमने ये घोषणा की थी। लेकिन हम जो है शायद या तो लोगों के बीच में सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने फिर से भाजपा में विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा में एक बात तो है कि वो जो कहती है उसे कभी करती नहीं है। 14 से आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो बातें कही थी वो एक किनारे जो है हो गई। उस पर 1 इंच भी काम नहीं हुआ, 1 कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी। फिर जब दूसरा चुनाव हुआ तो नया नारा लेकर के वो आए, उस पर भी आप देख लीजिए क्या इस सरकार ने किया। यहाँ उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार का नारा दिया है, लेकिन हुआ क्या, मिला क्या, ये तो बताए ना सत्ता में बैठे हुए लोग। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 17 में भी तो वादा किया था, हम आएंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। कोरोना की महामारी में देख लीजिए क्या स्थिति हुई। यहाँ तो हालत ये थी कि एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भू कानून समाप्त, दूसरे ने उसको स्थगित किया, तीसरे ने समिति के हवाले कर दिया। एक मुख्यमंत्री ने कहा देवस्थानम बोर्ड बनेगा, दूसरे ने स्थगित किया, तीसरे ने निरस्त कर दिया। एक मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी बनेगी, दूसरे ने स्थगित कर दी, कोई हर्ष उसका नहीं। तो मतलब ये देखिए ना आप, भाई गैरसैंण कमिश्नरी बनेगी, जो जिला ने हेडक्वार्टर ने वहाँ कमिश्नरी कैसे एग्जिस्टेंस में आ जाएगी?
तो ये है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित कर दी, एक दिन भी राजधानी वहाँ से संचालित नहीं हुई। मैंने कहा ना कि देखिए ये ऐसे लोग हैं जो कहते उसे कभी करते नहीं, लेकिन इतना होने के बावजूद जनता उनको चुन रही है। मैंने वही कहा। अब इस बार नए चीजें लेकर के आए। आप उनके चुनावी घोषणा पत्र को अगर देखेंगे तो कह दिया कि हम अब 3 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। भाई सर, इससे पहले सरकार किसकी थी? डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं दिया आपने सिलेंडर? ठीक है, वो अपनी बात डिलीवर करने में सक्षम हुए, हम शायद हो सकता है सक्षम नहीं हो पाए, हमारी बात लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने जो है पिछली बार कहा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे, इस बार चुनाव घोषणा पत्र में लोकायुक्त गायब। तो मैंने कहा ना कि हर बार नई चीज। अब जो है साहब, सांप्रदायिकता का खेल, मुस्लिम विश्वविद्यालय। गजब बात यह है कि एक ऐसे आदमी ने मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कह दी, उसका संज्ञान जो देश के प्रधानमंत्री लेते। लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो उसको उपाध्यक्ष बना दिया। जब उसने एक दिन पहले बयान दिया, दूसरे दिन आपने उसके हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी कि तुम पार्टी के उपाध्यक्ष हो। नहीं, देखिए यही तो गलत हुआ, यही तो गलती हुई हमसे। देखिए मैं देखिए इसका पक्ष, आप लोगों ने डिनाई भी नहीं किया इस बात। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस स्तर से डिनाइल होना चाहिए था नहीं हो पाया। भाई मुस्लिम विश्वविद्यालय की कहीं कोई बात नहीं थी, दूर दूर तक कोई इसका ना था। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ये बात कही गई। तो ये गलतियां हुई, उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बीजेपी एक सेट एजेंडे के साथ चलती है। सांप्रदायिकता का खेल वो हर चुनाव में खेलने का काम करती है, गाहे बगाए जो है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कदापि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित प्रक्रिया नहीं है। प्रीतम सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण, आप यूपी के ज़माने से चक्रौता का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ के लोगों का प्यार आपको हमेशा मिलता है, इस बार भी मिला है। तमाम, चाहे मोदी लहर हो नहीं हो, चाहे कोई सी भी लहर हो, हमेशा आप किस तरह देखते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्या आप लोग का कहना है? नहीं, देखिए मैं तो चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं चक्रोता के लोगों का आभार या उनको धन्यवाद दे सकूँ। उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी लगातार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, और मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे विधायक बनाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि चक्रोता के लोग जो है राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हैं। वो जानते हैं कि उनके हितों को किसने संरक्षित करने का काम किया। आज चक्रोता के लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ पर है, वो सब कांग्रेस की देन है, किसी और की देन नहीं है। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है कि आप भी करें, हम भी करें, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो जनजाति का दर्जा वहाँ के लोगों को मिला है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, आप देश और दुनिया कहीं भी अगर जाएंगे, वहाँ पर आपको चक्रौता का जब आदमी मिलता है तो लगता है उसे कि कांग्रेस ने क्या हमको दिया है। और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से, वो ये नहीं कह रहे कि हमने आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी कांग्रेस ने जो है इस देश को नवरत्न कह लीजिए दिए थे, उसको धीरे धीरे वो बेचने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे, एयर इंडिया बिक गया। जब तक एयर इंडिया सरकार का उपक्रम था, तब उसमें अगर जब वैकेंसी निकलती थी उसमें होता था इतना अनुसूचित जाति के लिए, इतना जनजाति के लिए। अब जब टाटा के पास चली गई तो टाटा तो जब वैकेंसी निकालेगा तो उसमें ये नहीं लिखेगा कि इतने अनुसूचित जाति के लिए, इतने अनुसूचित जनजाति के लिए। LIC, भारत पेट्रोलियम, रेलवे, ये तो सब चीज़ें बेचने पर आमादा है। जितने भी भारत सरकार के उपक्रम थे, जिसको कांग्रेस ने बनाने का काम किया, सत्ता में बैठे हुए लोग उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो चक्रोता के लोग, मैंने कहा ना कि राजनीतिक रूप से बड़े सचेत हैं। वो जानते हैं कि हमारे हितों को कौन संरक्षित कर सकता है, इसलिए वो बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हैं। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के अंदर ही ये बात उठने लगी है कि नैतिकता के आधार पर
जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस्तीफा दें। क्या आपको लगता है ये ज़रूरी है? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि हम चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, हम राजनीतिक जीवन में हैं, चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर हम चुनाव हार जाएं तो किसी व्यक्ति को हटाने से या त्यागपत्र देने से कोई बात थोड़ी बन जाएगी। तो क्या हम कोई फिर से जो है कोई कोई बड़ा कमाल तो नहीं कर पाएंगे ना। वो भी तो आखिर हमारे साथी हैं, हमारे अंग हैं। जब परिस्थितियाँ कई बार विकट होती हैं, उन विकट परिस्थितियों में ऐसे परिणाम आते हैं, इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम चिंतन मनन करके आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे, आगे हम बढ़ने का काम करेंगे। तो ये थे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस हार से आगे जो तमाम सबक हैं वो लिए जाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि कोई 5 साल फसल उगाए और काटने कोई दूसरा आ जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।